स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। मित्रों, ये जो क्लास है हिंदी पैडागोगी से रिलेटेड है। कहा जा रहा है, एक पैसेज दिया हुआ है जो 121 नंबर से लेकर के 128 तक प्रश्नों को हल करना है। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुना जाए। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान देने का काम कीजिएगा। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता है। किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन दे रखा है अपराधों की ओर, गरीबी की ओर, पाप की ओर, बुराइयों और कठिनाइयों की ओर। तो बताया जाए मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी आपने गद्यांश पढ़ा है तो बताइए, अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है गद्यांश के अनुसार। तो साथियों, गद्यांश के अनुसार अगर बात किया जाए तो अंधकार शब्द बुराइयों और कठिनाइयों की ओर संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, आप लोग भी जवाब देते चलिए। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है। अंधकार को स्वीकार न करना, अंधकार को स्वीकार कर लेना, या प्रकाश पाने के क्षीण आकांक्षा को, या मनुष्य का अपने प्रति पाप न करना। तो बताएं लेखक महोदय के द्वारा किसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है। जवाब दें आप लोग। तो गद्यांश के अनुसार लेखक महोदय ने बोला है कि अंधकार को स्वीकार कर लेना ही क्या है, तो सबसे बड़ा पाप है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है, ये तो 22 तो बता दिए थे। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है, तो अंधकार को स्वीकार कर लेना, इसका तो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहा जा रहा है कि एक जो है व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता है तो उसे शांति का माहौल बना रहता है, इससे शांति का माहौल बना रहता है, या वह दंड का अधिकारी बन जाता है, या इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है, या वह केवल अपने प्रति अन्याय करता है। तो बताया जाए साथियों, कोई व्यक्ति है जो स्वयं के प्रति अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता है तो वह क्या करता है। तो साथियों, इससे क्या होता है गद्यांश के अनुसार, इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिल जाता है, तो आवाज उठानी चाहिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है। समाज को अंधकार से मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना, या यह मानना कि समाज में अन्याय शोषण बुराई नहीं है, या अन्याय शोषण बुराइयों को सदा के लिए समाप्त करना, या समाज में फैले अंधकार को प्रकाश में बदल देना। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं। गद्यांश के अनुसार बताना है कि अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है। तो साथियों, अंधकार का निषेध समाज को अंधकार से मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना, इस ओर संकेत करता है गद्यांश के अनुसार। 128 तक गद्यांश के अनुसार जवाब देना है। और हिंदी का जो है पैडागोगी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये आपको संस्कृत में भी काम आएगा, ये आपको इंग्लिश में भी काम आएगा। इसका जितना पैडागोगी है तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, और वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपने गद्यांश अभी पढ़ा उसका मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। तरह तरह के लोगों की विशेषताएं बताना, पाप पर पुण्य की व्याख्या करना, या ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है पता नहीं, मिट गया है, छोड़ देते हैं इसको, सी और डी बुझा नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ है आयोजन या समारोह, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय या कार्य, ऑप्शन नंबर सी में आरंभ या शुरुआत, और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है तैयारी या योजना। तो इस गद्यांश में उपक्रम का क्या अर्थ है ये आपको बताना है, बताइए साथियों। तो इस गद्यांश में उपक्रम का मतलब होता है क्या चीज, व्यवसाय या कार्य, गद्यांश के अनुसार मित्रों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आप लोग भी जवाब दिए, छोटू बहुत अच्छा जवाब देता है, बाकी सब साथी जवाब नहीं देते हैं, दिक्कत है, आप लोग भी जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? अब यहाँ बताना है, कारक पढ़े हैं तो कौन सा कारक है इस वाक्य में, रेखांकित वाक्य में बताना है कौन सा कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है या अपदान कारक है, अधिकरण कारक है, क्या होगा इसका जवाब जरा आप लोग बताइए। तो साथियों रेखांकित वाक्य में कौन कारक होगा आपका, तो अधिकरण कारक है, में पै पर। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि डैश डैश और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है, वाक्य में निपात क्या है और ही या की? तो यहां बताना है कौन सा निपात है इस वाक्य में, बताइए आप लोग। तो साथियों तो डैश डैश और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है, तो इस वाक्य को अगर पूरा देखा जाए तो इसमें निपात आपका ही है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बसों की गर्मी में, यह भी गद्यांश ही है, ठीक है ना, 128 तक गद्यांश था, आपका एक और गद्यांश दे चुका है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक बहसों की गर्मी में हमें जो भी कहे, अपने राष्ट्रीय अभिमान की अभिव्यक्ति में हम जितना भी जोर से चीखे, राष्ट्रीय सेवा के प्रति हम अत्यंत उदासीन रहते हैं, क्योंकि हमारा देश प्रकाश से हीन है। मानव स्वभाव में निहित कंजूसी के कारण जिन्हें हमने नीचे रख छोड़ा है, उनके प्रति अन्याय से हम बच नहीं सकते। समय समय पर उनके नाम पर हम पैसा इकट्ठे करते हैं, लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं, पैसा तो अंततः हमारी पार्टी के लोगों के पास पहुंचता है। संक्षेप में, जिनके पास बुद्धि, शिक्षा, समृद्धि और सम्मान है, हमारे देश के उस अत्यंत छोटे हिस्से 5% और आबादी अन्य 95% बीच की दूरी समुद्र से भी अधिक चौड़ी है। एक गद्यांश है और इसके अनुसार आपको उत्तर बताना है। लेखक के अनुसार हम किनके प्रति अन्याय करते हैं, बताइए अब आप यहाँ। जो राष्ट्र की सेवा नहीं करते, जो कंजूस है, जो निम्न वर्ग के हैं, जो जोर से चीखते हैं। तो यहाँ लेखक के अनुसार बताना है कि हम किनके प्रति अन्याय करते हैं, बताया जाए मित्रों। तो जो निम्न वर्ग के हैं उनके जो है प्रति हम लोग क्या करते हैं, तो अन्याय कर रहे हैं। तो किनके अनुसार, तो लेखक के अनुसार। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ बताना है आपको कौन सा प्रत्यय है, रिया या ई, या दीर्घ, इसमें आपको कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो इस शब्द में, राष्ट्रीय शब्द में, ठीक है, तो बताया जाए अगर आप प्रत्यय पढ़े हैं तो साथियों इसमें कौन सा प्रत्यय है बताइए। हाँ बहुत अच्छा जवाब, इसमें यह प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कहा जा रहा है जितना भी जोर से चीखे, वाक्य में क्रिया है, कौन सा क्रिया है भाई, द्विकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ आपको बताना है इस वाक्य में जो है
कौन सा क्रिया है? ऑप्शन के अनुसार बताया जाए तो जितना जोर से चीखे तो कौन क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि 95% आबादी समुद्र के किनारे रहती है। दूसरा, संसाधनों का बंटवारा समान रूप से है। तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है संसाधनों का असंतुलित बंटवारा वर्ग भेद की खाई को बढ़ाता है। और चौथा ऑप्शन है केवल 5% आबादी के पास ही बुद्धि है। तो क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो गद्यांश के अनुसार कहा जा सकता है क्या चीज कि संसाधनों का असंतुलित बंटवारा वर्ग भेद की खाई को बढ़ावा देता है। तो असंतुलित बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गद्यांश के ऊपर से पूछा गया है कि लेखक के अनुसार हम किन के नाम पर पैसा इकट्ठे करते हैं? पार्टी के नाम पर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, या सभी मानव के नाम पर कर लेते हैं, या कंजूस लोगों के नाम पर कर लेते हैं, या निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर पैसा इकट्ठे कर लेते हैं? बताया जाए मित्रों। तो लेखक के अनुसार निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर हम लोग क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, ये सब मत मार दीजिएगा कि पार्टी के नाम पर और मानव के नाम पर, ऐसा नहीं, लेखक के अनुसार बताना था। लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। डैश डैश वाक्य में रेखांकित शब्द किस ओर संकेत करता है? भाषिक सामग्री की तरफ, या बड़ बोलेपन की तरफ, या कभी ना पूरे होने वाले वादों की तरफ, या अपमानजनक भाषा की तरफ? तो आपको ये बताना है कि लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। रेखांक डैश डैश वाक्य में रेखांकित शब्द किस ओर संकेत करता है? जो रेखांकित शब्द है ये किस ओर आपको संकेत कर रहा है, जरा बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो रेखांकित शब्द कभी ना पूरे होने वाले वादों की तरफ संकेत कर रहा है इस गद्यांश के अनुसार। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि किस शब्द में स्वर रहित जो है वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? अक्षुण में, या सम्मान में, या अत्यंत में, या अन्याय में? जरा बताने का आप लोग काम करें, बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों पूछा जा रहा है कि स्वर सहित वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का जो है प्रयोग किया जा सकता है तो किस शब्द में? जरा आप लोग बताए तो क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए। बिल्कुल हाँ, आपका जो है अत्यंत में हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल पैडागोगी से, ये जितना आपका था 135 तक गद्यांश के अनुसार था, ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक बनाने का काम कीजिएगा, पैडागोगी से है, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। अब कौन कौन कौशल है प्राथमिक स्तर पर, जरा आप लोग बताएंगे। लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, या पढ़ना और सुनना? तो क्या कौन सा आधारभूत कौशल है, यह आप लोग बताने का काम करें। क्या होगा इसका आंसर मित्रों, बताइए आप लोग, जवाब दीजिए। क्या होगा आधारभूत कौशल? तो साथियों आपका आधारभूत कौशल में क्या आएगा? सुनना और बोलना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्रम में पूछे तो याद रखिएगा, सुबह पली होता है, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, तब लिखना, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। सुबह पली होता है तो पहले बच्चा क्या करेगा? सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, तब लिखेगा, ठीक है ना। तो प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल में सुनना और बोलना है। ये 4 ऑप्शन दे रखा था, आप जो है घबराइएगा मत, इसको नोट कर लीजिएगा। सुबह पली होता है, पहले सुनेगा बच्चा, बोलेगा, पढ़ेगा, तब लिखेगा, ठीक है। तो आधारभूत कौशल है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से डैश डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। किस बोध की विधि नहीं है आपको बताना है। वाक्य विधि अक्षर बोध की विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है, या वर्ण विधि नहीं है, या शब्द विधि नहीं है?
तो आपको बताना है कौन सा जो है अक्षर बोध की विधि नहीं है, वाक्य विधि नहीं है, या प्रत्यक्ष विधि नहीं है, या वर्ण विधि, मतलब अक्षर बोध की विधि नहीं है बताना है आपको, निगेटिव सेंस में जाना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार आपको 2 4 5 मिलेंगे। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, वर्ण, शब्द और वाक्य सभी अक्षर बोध विधि के अंतर्गत आते हैं। जितना आपको वर्ण आएगा, शब्द आएगा और वाक्य, सभी अक्षर बोध विधि के अंतर आएगा, ध्यान रखिएगा। जबकि प्रत्यक्ष विधि नहीं होता है। तो कौन कौन चीज आएगा बताइए, वर्ण, शब्द और वाक्य, ये सभी जो है अक्षर किसके आएगा, अक्षर बोध के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कौन कौन, ध्यान रखिएगा, वर्ण, शब्द और आपका वाक्य। वर्ण, शब्द और आपका वाक्य जो है अक्षर बोध के विधि अंतर्गत आता है। तो छांट लीजिए ना, कौन नहीं आएगा। देखिए, वर्ण आएगा, वाक्य आएगा, शब्द आएगा, ये अक्षर बोध विधि के अंतर्गत ये तीनों जो है आपका आएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि अक्षर बोध विधि नहीं है तो प्रत्यक्ष विधि नहीं है, तो है ना इसका आंसर होगा मित्रों। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए, अक्षर बोध विधि के अंतर्गत 3 चीज आती है, ए आता है, ए आएगा और ए आएगा, लेकिन ए नहीं आता है, तो हमको नहीं में जवाब देना था। तो मित्रों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष विधि नहीं आता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटू बहुत अच्छा जवाब देता है, अधिकांश जो है उसका सही उत्तर रहता है। लेकिन आप लोग क्या पता जवाब काहे नहीं देते हैं, क्यों शर्म लगती है, जवाब तो दीजिए। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, या व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, या व्याकरण की सचेत समझ होती है, या व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती। तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास पास जो है क्या होता है, जरा आप लोग बताएं, जवाब दीजिए। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है, ऑप्शन के अनुसार बताना है। व्याकरण की सचेत जो है समझ नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए मंडल जी आप जवाब दीजिए, फटाफट, आप नहीं दे रहे हैं। चलिए, बाण का पर्यायवाची नहीं है, विशिख या सिलीमुख या सरासन या सर। यहाँ आपको बताना है कि बाण का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं, पर्यायवाची नहीं है बाण का, बताना है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका जवाब। तो बाण का पर्यायवाची सरासन नहीं है, विशिख है, सिलीमुख है और सर है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा नहीं, तो ये नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्रों इसका। चलिए 140 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अनुराग का विलोम बताइए। अब यहाँ बताना है आपको अनुराग का विलोम क्या होगा। अनुराग का विलोम विलोम बताइए आप लोग। पहला है प्रतिकूल, दूसरा है चिराग, तीसरा है प्रतिराग और चौथा है विराग। तो साथियों अनुराग का विलोम क्या होता है आपका, विराग होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मंडल जी हाँ आपका राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए छोटू का तो एकदम लाजवाब है। चलिए लेकिन और सब आप लोग भी जवाब दीजिए, एकदम देखिए मत, जवाब दीजिए। कौन सा जो है क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है। अब यहाँ आपको बताना है कि रीतिवाचक नहीं है, थोड़ा, ऐसे, कदाचित या अचानक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों पूछा जा रहा है कौन सा क्रिया विशेषण जो है रीतिवाचक नहीं है। तो साथियों ये सब क्रिया विशेषण है चारों ऑप्शन में, लेकिन ये जो है रीतिवाचक नहीं है, थोड़ा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। अब आपको हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में आपको बताना है। क्रम दे दिया है ज्ञानार्जन, ज्वाला, ज्येष्ठ, जौहरी। तो अंग्रेजी के अनुसार नहीं बताना है, हिंदी के अनुसार बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है ज्वाला, ज्ञानार्जन, ज्येष्ठ, जौहरी। ऑप्शन को आप लोग देखिए और जवाब दीजिए, इसके बाद हम जवाब देते हैं। जवाब दो छोटू। मंडल जी आप भी जवाब दीजिए, सुनील बाबू आप भी जवाब दीजिए। चलिए तो साथियों अगर
हिंदी शब्दकोश के अनुसार जवाब देना है, हिंदी डिक्शनरी के अनुसार, समझे। इस अब क्वेश्चन में लिख ही रहा है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले आपका कौन आएगा? जौहरी आएगा। इसके बाद क्या आएगा? ज्ञानार्जन आएगा। ठीक है, ज्ञानार्जन के बाद क्या आएगा बताइए? ज्येष्ठ आएगा। इसके बाद ज्वाला आएगा। तो देखिए ये जो हम बोले हैं किस ऑप्शन में है। पहले आपको कौन आएगा? जौहरी आएगा, ज्ञानार्जन होगा, इसके बाद ज्येष्ठ होगा, इसके बाद ज्वाला होगा। तो देखिए पहले जौहरी कहाँ है? पहले जौहरी ऑप्शन नंबर बी में है, इसके बाद ज्ञानार्जन भी है इसी में। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार बताना था। चलिए, कहा जा रहा है कि हमारे स्कूल में कई सचिन तेंदुलकर है और इसको बोल्ड किया गया, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्रिकेट में हम सदैव जीतते हैं। काले छप्पे शब्द में संज्ञा है। अब यहाँ बताना है, जो आपको काले छप्पे शब्द है बोल्ड किया गया है, ये कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या परिभाववाचक संज्ञा है? तो क्या होगा जवाब? आप जवाब देने का काम कीजिए। चलिए बिहारी बाबू, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सुनील, सुनील चलिए, क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए सचिन तेंदुलकर है, यहाँ सचिन तेंदुलकर जातिवाचक जो है संज्ञा के रूप में है, समझे, क्योंकि जो है क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अनुजोड़ इष्टा का संधि शब्द कौन होगा? बताइए, बताइए मंडल जी। बहुत आप हिंदी पढ़ते हैं, पैडागोजी बनाने का काम कीजिए। आप लोग भी बताइए, अनुजोड़ इष्टा संधि का शब्द है, बताइए। अनिष्ट या अनविष्ट या अनुष्ट या अनिष्ट, क्या होगा इसका जवाब? तो अनुजोड़ इष्ट संधि शब्द का क्या अर्थ होगा, जरा आप लोग बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिष्ट। चलिए, कहा जा रहा है कि लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है। अब आपको लेखन कौशल के विकास में बताना है कि सबसे कम प्रभावी कौन है। चित्रांकन है, या सुलेख है, या मन की बात लिखना है, या घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन करना है? क्या होगा जवाब? जरा आप लोग जवाब देने का काम करेंगे, बताइए साथियों इसका क्या होगा आंसर? 145 का जवाब दे। तो साथियों लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावशाली आपका है, तो क्या होगा? मन की बात लिखना। किस में कम प्रभावशाली है? तो लिखने के विकास में, लेखन कौशल में। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कहा जा रहा है कि भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए अभ्यास करवाना, या निबंध पत्र आदि लिखना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता, या व्याकरण पर अधिकार? तो सर्वाधिक आपको महत्वपूर्ण बताना है। चार ऑप्शन में से सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण कौन है, ये आपको बताना है भाषा के आकलन के लिए। क्या होगा जवाब? जरा आप लोग बताने का काम करें। बताओ छोटू, तुम बताओ, जवाब दीजिए। छोटू का जवाब हमेशा सही रहता है, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या होगा इसका? विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो सबसे जो है इन चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण कौन है? तो विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंडल जी आप लोग तो एकदम जवाब दे रहे हैं। चलिए, मंडल जी का भी जवाब अब सही आ रहा है। चलिए बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा, तार वाली भाषा समझते हैं? जैसे कि टेलीग्राफिक स्पीच। तार वाली भाषा मतलब कि क्या होता है ना, कि 2 साल का बच्चा है तो क्या करेगा वो? तार वाली भाषा का मतलब क्या, कि एक धागा लिए रखा है, एक छोर से दूसरे छोर में वो बोलता है, तो एक बच्चा जो है सुनता है, उसी को जो है टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे कि धागा के माध्यम से किसी भी प्रकार के जो है एक एक छोर से दूसरे छोर तक जो बच्चा सुनता है उसको टेलीग्राफिक स्पीच बोला जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि लगभग 2 साल के बच्चे पर तार वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का क्या अर्थ है? संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, या मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण
आदि दो शब्द वाली अभिव्यक्ति या तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग या अंग्रेजी शब्दों का उपयोग। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो तार वाली जो है, लगभग 2 साल का कोई बच्चा है, तार वाली भाषा यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं, तो तार वाली भाषा का क्या अर्थ है, जरा आप लोग बताएं। चारों ऑप्शन आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा तार वाली भाषा का क्या अर्थ है, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना। वहां बोलता है तो बच्चा को सुनता है, तो इससे क्या होता है, संक्षिप्त वाक्य का प्रयोग होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, जरा आप लोग बताएं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल, प्राथमिक स्तर पर बच्चा किस प्रकार की कविता को पसंद करता है, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो। तो कैसे कविता जो है नन्हे मुन्ने बच्चे प्राथमिक स्तर पर पसंद करते हैं, जरा आप लोग बताने का काम करें मित्रों। सभी साथियों आप लोग जवाब दें इस क्वेश्चन का। आप लोग भावी शिक्षक है तो जवाब दें, क्या होगा इसका उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब देने का काम करें आप लोग। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो है अधिकांश लयात्मकता वाली जो है कविता को पसंद करता है, लयबद्ध, जिसमें उसको सुनने में अच्छा लगता है, आनंद लगता है, इस बात को समझे आप। तो ऐसे कविता को बच्चा लोग ज्यादा पसंद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा। लयात्मक का मतलब क्या हुआ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, यानी कि इसी तरह जो है कविता को ज्यादा पसंद करता है, लयबद्ध वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। अब यहाँ ध्यान रखने के काम है, कहा जा रहा है किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। नहीं के सेंस में है मित्रों, ध्यान रखिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोले कि आपको हर सब्जेक्ट में 2 से 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना, या अपनी अनेक जो है जरूरतों को पूरा करना, या जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधना। तो क्या होगा उसका उत्तर, जरा आप लोग बताने का काम करें। किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। तो साथियों जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के उद्देश्य हेतु ये जो है सीखी नहीं जाती है प्राथमिक स्तर पर, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग बनाने का काम करें, कहा जा रहा है कि कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे। कलिका नाम की लड़की है जो भाषा हिंदी भाषा बोलते समय जो है उसको बोलने में कई बार अटक जाती है, तो क्या करेंगे आप। कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, या ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, क्या ऐसा आप कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसा बोलना है। तो क्या करेंगे आप, जरा आप लोग बताइए। आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, जरा बताने का काम करें, क्या होगा इसका उत्तर, क्या करेंगे कलिका को आप। तो पहला ऑप्शन अगर देखा जाए मित्रों, बताइए पहले आप लोग जवाब दीजिए। जवाब दो छोटू, मंडल जी, सुनील जी, सब साथी आप लोग जवाब दें। जो आप साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी साथी आप इसका जवाब देने का काम करें। तो देखिए कहा जा रहा है कि ऑप्शन अनुसार कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। तो क्या ऐसा करने से कलिका की जो अटकता खत्म हो जाएगी। तो साथियों इसको ए भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, कहा जा रहा है कि कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ कलिका को ही बार बार नहीं कहेंगे, तो इसका भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहा जा रहा है कि धैर्य रखते हुए उसे
सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हाँ, एक शिक्षक का काम है, दायित्व है बच्चों को प्रोत्साहित करना, तो आप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि हूबहू ऐसा ही बोले। तो साथियों, अगर ऑप्शन नंबर डी को सी को पढ़ते हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि उसे धैर्य रखते हुए सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो एक शिक्षक के दायित्व होने के नाते साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, कलिका को धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, शिक्षक का दायित्व है। तो साथियों, आज का लिए इतना ही। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।